दोस्तों, इस युद्ध में ईरान हर दिन एक नई ताकत के साथ सामने आ रहा है। ईरानी संसद में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज को टोल देना होगा। यानी ईरानी गवर्नमेंट ने ये बात मान ली है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज किराया यानी टोल दे करके ही वहां से निकल पाएंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान हर दावे खारिज कर रहा है यूएस के, ट्रंप के, किसी इस पार को लेकर के हमारे ओर से कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप ने अब ये कह दिया है कि वो बिना हॉर्मुज खुलवाए भी सीज फायर की बातचीत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल की संसद में एक कानून पेश किया गया है, कानून पास कर दिया गया है जिसमें फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इन सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सैयद आसिफ साहब है, मिडिल ईस्ट के बहुत अच्छे जानकार है। कैसे आसिफ साहब? जी प्रज्ञा जी, थैंक यू वेरी मच। ट्रंप बस ने तो ऐसे ही पलटी चल मार रहा ली, है ये। क्या कहेंगे? ट्रंप ने तो पलटी मार ली, उम्मीद नहीं थी, लेकिन कह रहे हैं अब तो हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब भी हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान को बात कर लेनी चाहिए, ईरान क्यों नहीं बात करना चाहता? प्रज्ञा जी, 30 दिन हो गए जंग को। एक आज 31वां दिन है। मतलब अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाए तो इन 31 दिनों में, या 5वां हफ्ता शुरू हो गया, जिस तरह से भी देखा जाए काफी समय हो गया। जंग शुरू हुई तो ये लग रहा था कि शायद 1-2 दिन में, ट्रंप का ये कहना था कि बस अभी गए अभी आए वाला हिसाब है। मगर ईरान का जवाब नहीं है जिस तरह से ईरान ने उसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। और ये तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये तैयारी लगभग हाफ सेंचुरी की थी, लगभग 46-47 सालों की थी। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, न सिर्फ अमेरिका का और इजराइल का, बल्कि उनके उन तमाम सहयोगियों का भी, और आज भी दे रहा है। यहां मगर एक चीज और यहां गौर करने लायक है कि बहुत से पड़ोसियों पर जो हमले हो रहे हैं, जैसे कुवैत पर, ईरान ने उसे मना कर दिया कि ईरान ने हमला कुवैत पर नहीं किया है। दोबारा जो उनके डिस्टिलेशन प्लांट पर हुआ, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पर। तो बहुत से हमले ऐसे हो रहे हैं जो इजराइल कर रहा है ईरान के पड़ोसी देशों के ऊपर, और उसमें नाम आ रहा है ईरान का। ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। ईरान ने जहां जहां हमला किया है उसने कभी इनकार नहीं किया। एक और चीज देखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका और इजराइल ने जो बम गिराए हैं वो कहाँ गिराए हैं? वो बस्तियों पे गिराए हैं, वो उन्होंने स्कूल्स पे गिराए हैं, हॉस्पिटल्स पे गिराए हैं। वहां उनका मोटो है उसके लिए कि एक ड्रोन अगर गिरे या एक मिसाइल गिरे तो उससे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हो सके और माली नुकसान हो सके। ये है अमेरिका और इजराइल का एम और मोटो इस जंग में। दूसरी तरफ ईरान ने ये किया कि ईरान ने जो बम गिराए हैं वो, जैसे डिमोना की अगर हम बात करें, डिमोना में जो बम न्यूक्लियर प्लांट के थोड़ा दूर गिरा, वो न्यूक्लियर प्लांट के थोड़ा करीब भी गिर सकता था। यहां ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि कोई निशाना चूक गया है, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी का ये है कि वो 5 मीटर की एक्यूरेसी है। 5 मीटर इधर उधर हो सकता है टारगेट से, बस, इससे ज्यादा नहीं। ईरान जानबूझकर डराने के लिए चला रहा है, हमले कर रहा है, और ये बताने के लिए कि देखो हम कर सकते हैं। मगर ईरान ने कभी इजराइल के पार्लियामेंट पे क्यों नहीं बम डाल दिया या मिसाइल डाल दी, या उनके किसी वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पर, या किसी इस तरह की किसी स्कूल और किसी हॉस्पिटल पर? तो ईरान ने इस पूरे जंग में एक हाई मॉरल अपने जो एटीट्यूड है उसका प्रदर्शन किया है, उस अपने एथिक्स का, अपने मॉरल्स का प्रदर्शन किया है। जबकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कुछ नहीं है, जो भी मिले जैसे भी मिले जंग लड़ते रहो। तो ये है जंग की आज की सिचुएशन। जी प्रज्ञा जी। तो आसिफ साहब, ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप अभी तक जो ये बात कह रहे थे कि ईरान हमें अपना आयतुल्ला बनाना चाहता है, ईरान सीज फायर चाहता है, अब वही ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हॉर्मुज नहीं भी खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सीज फायर के लिए बातचीत करने को तैयार है। तो ये पलटी मारने की नौबत ट्रंप को कैसे आ गई? कौन सा दबाव ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है जो ट्रंप इस लड़ाई से सम्मानित रास्ता खोद कर निकलना चाह रहे हैं पर निकल ही नहीं पा रहे? दो चीजें हैं यहां पर प्रज्ञा जी।
एक तो ये है कि ट्रंप के किसी कथन का कोई महत्व नहीं है, कोई भरोसा वैल्यू नहीं। नहीं है। वो इतने हम्म। बड़बोले हैं, वो कभी भी कुछ भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उनको ईरान उनको अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। वो जी। कहते हैं कि हमने ईरान की आर्मी को, नेवी को 90% 100% खत्म कर दिया, ये कर दिया, जी। वो कर दिया। तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं। आई मीन शर्म आती है। ट्रंप जो सपोजिटली दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हैं, सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, शर्म आती है कि उस जी। कुर्सी पे कैसे कैसे लोगों को बिठाल दिया जाता है, कैसे कैसे लोग बैठ जाते हैं, कैसे जैसे भी बैठ गए। इतने गैर जिम्मेदाराना बयान ट्रंप का कोई अ, और फिर उसके जी। बाद ये होता है कि वो अपनी पूरी पार्लियामेंट से, पूरी कांग्रेस से उनकी राय बिल्कुल अलग है। वो हम्म। अपने जो आई मीन पेंस जो उनके डेप्यूटी हैं, उनको भी वो नहीं, उनको अपने दामाद को ज्यादा, आई मीन क्या चल रहा है, ये नेपोटिज्म चल रहा है। आप अपने जी। दामाद को प्रमोट कर रहे हैं और आप अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी नहीं सुन रहे हैं। और वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो आदमी रैशनल है, वो आदमी ढंग की बातें करता है, वो आदमी कहता है कि आपको नेतन्याहू ने बेवकूफ बना दिया, आप नेतन्याहू के कहने पे ये जंग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। आपको दामाद अच्छा लगता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरा इसका पहलू ये है, आज सुबह ईरान की तरफ से एक खबर ये जी। आई कि ईरान अब किसी बात में ट्रंप के साथ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठेगा ही नहीं। और वो हाँ उन्होंने जी। साफ मना कर दिया कि हमें बात ही नहीं करनी। जी और हाँ। इसकी शुरुआत ये हुई कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर यूज कर लेंगे। तो ईरान ने कहा ठीक है, मैं तो न्यूक्लियर ही कर लो, अब हम बात ही नहीं करते। जी। तो ये देखिए, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। ये वैसा, ये बच्चों का गली वाला क्रिकेट नहीं है कि मैं हम्म। आपसे नाराज हुआ तो मैंने कहा जाओ मुझे नहीं खेलना। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये युद्ध कभी ना डिप्लोमेसी है। कभी समाप्त तो करना पड़ेगा ना। कब तक युद्ध में झुका रहेगा इजराइल, कब तक झुका रहेगा ईरान, कब तक यूएस? नुकसान पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और ईरान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भयानक जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ट्रंप की हालत खराब हो रखी है। सुपर पावर देश गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे भी उसको इस युद्ध से निकल जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ईरान ने बहुत बुरी तरीके से फंसाया हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान का बहुत भयानक नुकसान हो रहा है, सबसे जी ज्यादा हो रहा है। नुकसान हो रहा है। तो इस जगह पर ईरान इस युद्ध को कहां तक ले जाना चाहता है, और क्या है इसका अंत, क्या है, आप क्या मानते हैं? प्रिया जी यहाँ मामला देखिए, समझिए, ईरान ईरान इस युद्ध को टेम्पररी तौर पर खत्म करने के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान चाह अच्छा। रहा है कि ये जंग खत्म हो तो फिर ये खत्म हो। और ओके। जब तक ये उस लेवल पे ना, जैसे ईरान ने वो शर्त भी रखी पहले कि आप वादा कीजिए कि दोबारा हम पर हमला नहीं होगा। तो वो क्या है? जी हाँ। वो ये है, दोबारा हमला नहीं होगा का मतलब ये है कि ये वॉर जो इस बार छिड़ी है ये फाइनल होगी और इसके बाद देयर विल बी नो वॉर। ओके। ये है ईरान का प्रोस्पेक्टिव, ये है ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी अच्छा। तरफ अमेरिका और इजराइल, वहां लोगों में अपनी अपनी सरकारों के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा एक दिन पहले नो किंग जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी जी क्या हाँ, हालत रही। 3000 शहरों में 8 मिलियन से ज्यादा 1 लोगों करोड़ ने लोग, प्रोटेस्ट। 50 स्टेट्स में 2,500 स्पॉट्स पर। जी ये हाँ। कोई छोटी चीज है? अमेरिका में 2,500 स्पॉट्स पर लोगों ने खड़े होके कहा नो किंग, नो थ्रोन, नो ट्रम्प। जी हाँ। ये आ गई है 1 महीने की जंग में, अमेरिकन पब्लिक यहां पर आ गई है। नो किंग, नो थ्रोन, कोई राजा नहीं, कोई राजगद्दी नहीं और कोई ट्रंप भी नहीं। जी हाँ। दूसरी तरफ आ जाइए इजराइल में, वहां भी वही हाल है। इजराइल की पार्लियामेंट से लेके और पब्लिक तक सब रो रहे हैं कि भैया जंग बंद करो, नेतन्याहू को हटाओ, जो भी करो जंग बंद करो। मगर ईरान कह रहा है कि हमें जंग नहीं बंद करनी है। ईरान कह रहा है कि जंग, हम चाहते हैं कि जंग बंद हो मगर ये फाइनल हो। ये लोग चाह रहे हैं कि क्षणिक हो जाए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम थोड़ा अपना गोला बारूद जमा करके फिर मारेंगे, फिर ये करेंगे। जी हाँ। ईरान और बस यही है।
और ये जहां नहीं होगा, देखिए अभी जो पाकिस्तान में जो 6 तारीख से है, एक बड़ी खबर ये भी है क्योंकि आज कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं क्योंकि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। भारत पर भी उसका असर है, हर जगह असर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक नई खबर ये है कि ईरानी संसद में ये बिल पेश किया गया, इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा, किराया देना होगा। तो अब क्या लग रहा है कि ईरान के इस कदम के पीछे क्या कारण था और इस कदम का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आसिफ साहब, प्रिया जी, ऐसा है, इंटरनेशनल वाटर्स के जो लॉ है उसके हिसाब से हॉर्मुज जो है, जिसको फारस की खाड़ी पहले कहा जाता था, अब उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत पतला बड़ा संकरा सा रास्ता है और वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जो जितना ओपन सी में जो हर कंट्री का एक वो है, उसके हिसाब से वो पूरे का पूरा ईरान के साइड में जाता है। अब अगर वो ईरान की प्रॉपर्टी है, अगर वो ईरान का समंदर है, तो ईरान को हक है कि उसके ऊपर वो ABCD जो चाहे वो करे। लेकिन अभी तक ईरान तो कोई को टैक्स नहीं लेता था, कोई टोल नहीं, मैं बता लेता उसी पे आ रहा हूं, मैं अब क्या उसी हो पे रहा आ है? रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इसके पहले दोनों तरह के वाटरवेज में जो मैन मेड हैं वो भी, और जो नेचर के बनाए हुए हैं वो भी, दोनों तरह के वाटरवेज पर बहुत से कंट्रीज बहुत सी जगहों पर टोल वसूलते हैं, चाहे जी वो हाँ, बिल्कुल पनामा सही। और सुएज हो, चाहे वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कंट्रीज हो, एब्सोल्युटली ये लेते हैं, बहुत सी जगहों पे राइट। है। ईरान के पास यह हक हमेशा से था क्योंकि हॉर्मुज उसके अपने एरिया में है, तो ये राइट था, राइटफुली ईरान कभी भी ये कर सकता था। ये जो बिल आज पास हुआ है, ये बिल 40 साल पहले भी हो सकता था, जब ईरान पे सैंक्शन लगे हुए थे और जब ईरान में रोटी रोटी को लोग तरस रहे थे, उनकी करेंसी डाउन हो रही थी, गरीबी छा रही थी, सैंक्शंस की मार झेल रहे थे, मगर उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने दुनिया की परवाह करते हुए उसको फ्री रखा। आज जब दुनिया ने उनकी परवाह नहीं की है, तो आज उनको हक क्या नहीं पहुंचता है कि वो अपनी चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? दुनिया को इस बात का ईमानदारी से जवाब देना होगा। जी कल जब दुनिया ने उनको सताया था तब भी उन्होंने ये नहीं किया था। आज जब दुनिया ने उनको ज्यादा सता दिया है और अगर वो ये कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं साहब, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और इससे उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा, जो वो उनके बेहुदा बयान होते, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा व्हाइट हाउस की अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कि ईरान ने उनको 10 टैंकर गिफ्ट किए हैं। उसकी मैं आपके दर्शकों के लिए उस गिफ्ट की हकीकत बता दूं। ये जो सीज फायर की बातें हो रही हैं, देखिए ईरान की तरफ से एक्चुअली बात किसको करनी चाहिए? बात करनी चाहिए मुश्तबा खामनेई को, जो कानूनी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर, जी हाँ, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो बात उनको करनी चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव को करनी चाहिए। बात कौन कर रहा है? बात कर रहे हैं कालीबाफ। कालीबाफ क्या है? ईरान की पार्लियामेंट के मजलिस, जिसका नाम है, मजलिस के स्पीकर है। तो मजलिस का स्पीकर ट्रंप ने कहा कि भाई आपके पास राइट है भी बात करने का, जो आप बात कर रहे हैं। यू आर नीदर अ फॉरेन मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, नॉर आप सुप्रीम लीडर या कुछ, तो आप स्पीकर हो के आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ये पावर है भी कि आप बात कर सकिए? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे ही पास पावर है। तो उन्होंने कहा फिर आप साबित कीजिए, आप हमारे कुछ जहाज छोड़िए हॉर्मुज से, तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ आपके पास पावर है, और तब होगी ये बात सीज फायर की। तो कालीबाफ ने ये किया कि उनके कुछ जहाज छोड़ दिए। उस जहाज को छोड़ने को ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ये मुझे गिफ्ट दिया है। आप देखिए कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे तिल का ताड़ बनाया जाता है और ताड़ का तिल बना दिया जाता है। तो ये सिचुएशन चल रही है अभी वहां पर। ईरान ने आज जो हॉर्मुज पे
टोल लगाया है, वो मुझे लगता है कि वो उनका हक बनता है और उन्होंने वो ठीक किया है। जी। इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा आसिफ साहब? थोड़ा सा महंगा हो जाएगा तेल, थोड़ा सा तेल महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट बहरहाल पर शिप एक अच्छा खासा अमाउंट है जो ईरान चार्ज करेगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा? मगर देखिए, एक स्टेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर घूम के चले जाइए और बचा लीजिए। हाँ, जाना ही ये जाना एक है। ऐसा डेड एंड है कि आपको अगर सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, आपको खाड़ी के इन देशों से अगर तेल लेना है, तो आपको तेल लेके स्टेट ऑफ होर्मुज से ही जाना है। अच्छा, जी दूसरी हाँ। परेशानी ये भी है कि ऑयल, क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समंदर के रास्ते से ही जा सकता है। जी हाँ। दूसरा एक रास्ता हो सकता है पाइपलाइन। तो क्या आप सऊदी अरब से दुनिया भर में पाइपलाइन दौड़ाएंगे, या कतर से, या बहरीन से, या यूएई से? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ सी वे ही वो रास्ता है, ओशनिक जो रूट है वही एक रास्ता है जहां से तेल लेके आप गुजरेंगे। होर्मुज पर ईरान बैठा हुआ है ऐसी जगह पर जहां दुनिया उसे अवॉइड कर ही नहीं सकती। आज उन्होंने जी। वो एक टोल लगा दिया, अब दुनिया को ये टोल बेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा तेल महंगा हो जाएगा, मगर ये उस महंगाई से बहुत कम होगा जो जंग की वजह से लदी हुई है। अगर ये खत्म हो जाएगी तो तेल, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल फिर $60 के, $70 के ही आसपास वापस चला जाएगा। अभी जो ये जी 100 एंड सम डॉलर्स तक चला गया है, ये फिर $60-70 के आसपास चला जाएगा। इसमें $1-2 का पर, उस पे एक भी नहीं बल्कि और बहुत कम पेंस में, कुछ पेंस पर बैरल इसका असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अच्छा, कि ये ये कोई ऐसा तस्वीर बड़ा आज मेजर फर्क होगा। पूरी पूरे देश में जब जब से ये तस्वीर ये दिखी है, तब से इजराइल पर और शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। ये इजराइल के सांसद हैं जो जाम से जाम लड़ा रहे हैं फिलिस्तीनियों को डेथ पेनाल्टी घोषित करने के बाद। ये नियम लेकर आए हैं कि फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीन के कैदियों को डेथ पेनाल्टी दी जाएगी, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो ये कानून जो सीधा मौत दे रहा हो, उस तरह के कानून पर ये इजराइल के सांसद लोग संसद में जाम से जाम लड़ा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये कानून भी ऐसा है क्योंकि फिलिस्तीन में इजरायली भी रहते हैं और पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, तो अगर वो अपराध इजरायली करते हैं तो उनका समान अदालत में केस चलेगा, लेकिन अगर वो अपराध गलती से, क्योंकि इजरायलियों के लिए तो फिलिस्तीनी होना ही काफी, अपराध वो करे ना करे, अगर वो अपराधी फिलिस्तीनी है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। एक ही जगह पर दो लोगों के लिए दो अलग अलग नियम। प्रिया जी, देखिए, और उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार भी नहीं है। प्रिया जी, दो चीजें होती है, एक होता है इंसाफ और एक होता है जुल्म। अगर आप इंसाफ की डगर पर नहीं चलना चाहें तो फिर जुल्म के रास्ते खुले हुए हैं, और वो रास्ते बहुत सारे हैं। इंसाफ का एक ही रास्ता है, 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं, ना 4.5, ना 3, ना 3.5, कुछ नहीं। एक ही रास्ता है इंसाफ का। इंसाफ का रास्ता यही है कि सबके साथ बराबर का न्याय हो, और जो न्याय हो वो वाकई न्याय हो। ये तो इंसाफ हो गया। अब उसके बाद आप इसके लिए ये वाला, उसके लिए वो वाला, इनके लिए ये, उनके लिए वो, अगर ये सब करना चाहे तो ठीक है, आप इजराइल हैं, आप कर सकते हैं। मगर दुनिया को ये याद है अभी अच्छी तरह से, हालांकि लोगों की याददाश्त पर पर्दे डाले गए हैं, चीजों को छुपाया गया है। इजराइल का प्रोपेगेंडा फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बना के, बहुत सारा हिटलर वाला वो नैरेटिव खड़ा करके, अपने आप को मासूम मजलूम बता के उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऐसे ही याद आ गई, आपको बता दूं, टॉम एंड जेरी जो है कार्टून, वो सबने देखा होगा, आपने, मैंने, हम सबने देखा है। मगर ये आपके दर्शकों को जान के बड़ी हैरानी होगी शायद कि टॉम एंड जेरी जो है ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ये अपने दौर का धुरंधर है, ये अपने दौर का कश्मीर फाइल और केरला फाइल है। टॉम अच्छा। एंड जेरी जो है उसमें जो चूहा है वो यहूदी है,
और वो जो बिल्ली है वो हिटलर है या वो है। ये उन्होंने दिखलाया था, ये है उसके पूरे उसका जो 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 वो जो साइलेंट नैरेटिव है वो ये है। ये उस जो यहूदियों और जर्मन्स के बीच का वो जो था रिलेशनशिप, उसके ऊपर ये बेस। तो उन्होंने अपना तो मीडिया को यूज करके, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह का एंटरटेनमेंट को यूज करके अपने आप का अपना साइड उन्होंने सेव किया। मगर जो उनके जुल्म हैं वो दुनिया के सामने बहुत कम आए हैं। गूगल कीजिए, एआई पे देखिए, पता कीजिए, नेतन्याहू के लीडरशिप में व्हेन ही वाज आर्मी ऑफिसर, उनकी कमांड में एक दिन इजराइल की आर्मी एक फिलिस्तीनी गांव में जाती है रात में, और सुबह जब वो आर्मी की टुकड़ी उस गांव से वापस निकलती है तो उस गांव की मिट्टी को यूं पलट दिया गया था। जहां एक हंसता खेलता हुआ गांव था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पर सुबह सिर्फ मिट्टी थी, सारे घरों को यूं कर दिया गया था, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया था। उस पूरी बस्ती का एक एक आदमी कत्ल किया गया एक रात में, और वो पूरे घर खत्म किए गए, गिराए गए, और उसके ऊपर मिट्टी लेवल कर दी गई। एक रात में एक गांव जमीन के नीचे चला गया अपनी पूरी आबादी के साथ। यह है नेतन्याहू की हिस्ट्री। जो आदमी इतना बड़ा जुल्म कर सकता है, वो किसी फिलिस्तीनी को किसी चोरी, किसी डकैती, किसी कत्ल के जुर्म में अगर फांसी की सजा दे दे, ये कौन सी इस पे अचरज करने की बात है। मगर दुनिया को, प्रज्ञा जी एक मिनट, दुनिया को यह भी याद रखना चाहिए कि ये यहूदी वही हैं और ये फिलिस्तीन वही है जहां अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, जहां ये नंगे भूखे जहाज पे आए थे। वो तस्वीरें आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, कोई भी देख ले। जब ये आए थे पहली बार, और जब इन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और यूरोप के बहुत से कंट्रीज के साथ मिलके किस किस तरह से फिलिस्तीन के छोटे से टुकड़े पर यह तय हुआ कि ये छोटी आबादी में रहेंगे, बड़ी आबादी फिलिस्तीन के पास रहेगी, मतलब भूमि का बड़ा भाग, भूभाग ज्यादा फिलिस्तीन के पास रहेगा, ये छोटे में रहेंगे। और उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने लगभग 70-80% फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन के लोगों को मार दिया, गांव के गांव, जेरूसलम को ये बस्ती की अपनी बस्तियां राजधानी खत्म कर बताते दी। हैं। जी हाँ, आज तो अब ये मतलब दुनिया देख रही है और जुल्म हो रहा है। बिल्कुल सही बस, बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर में, इस डिबेट में। बहुत-बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने समय दिया। जब-जब आप जुड़ते हैं, नई जानकारियाँ देते हैं, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।